सिलेबस इंफॉर्मेशन। BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। Colonialism and Nationalism in India. There are total 5 units. Unit 1 Chapter 1। अध्याय 1। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की व्याख्या। भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और निम्नवर्गीय व्याख्याएं। यूनिट 2 चैप्टर 2 to 5। अध्याय 2। भारत में औपनिवेशिक शासन और उसका प्रभाव। अध्याय 3। संवैधानिक विकास और औपनिवेशिक राज्य। अध्याय 4। सभ्यता के मिशन की औपनिवेशिक विचारधारा। उपयोगितावादी एवं मिशनरी। अध्याय 5। कृषि, भूमि संबंध, उद्योग और पारिस्थितिकी पर प्रभाव। यूनिट 3। सुधार और प्रतिरोध। चैप्टर 6 to 8। अध्याय 6। 1857 का विद्रोह। अध्याय 7। भारत में प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। अध्याय 8। शिक्षा और नए मध्य वर्ग का उदय। यूनिट 4। राष्ट्रवादी राजनीति और इसके सामाजिक आधार का विस्तार। चैप्टर 9 to चैप्टर 13। अध्याय 9। राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण, उदारवादी, संविधानवाद, स्वदेशी एवं उग्रवाद, मुस्लिम लीग की स्थापना। अध्याय 10। गांधी और जन आंदोलन, सविनय अवज्ञा, असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन। अध्याय 11। क्रांतिकारी, समाजवादी और कम्युनिस्ट। अध्याय 12। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता। अध्याय 13। द्विराष्ट्र सिद्धांत, विभाजन पर समझौता वार्ता। यूनिट 5। सामाजिक आंदोलन। चैप्टर 14 to 16। अध्याय 14। जनजातियां और किसान। अध्याय 15। श्रमिक और महिला आंदोलन। अध्याय 16। जाति विरोधी आंदोलन। आइए प्रत्येक इकाई की विस्तार से समझे। यूनिट 1। शीर्षक, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की व्याख्या। भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और निम्नवर्गीय व्याख्याएं। इस यूनिट के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। परिचय, साम्राज्यवाद का उदय व विस्तार, साम्राज्यवाद कुछ परिभाषाएं, साम्राज्यवाद के सिद्धांत, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, निम्नवर्गीय दृष्टिकोण। इस यूनिट के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1। साम्राज्यवाद के उदय व विस्तार की चर्चा करें। 2। रोजा लग्जमबर्ग के साम्राज्यवाद के विचारों की व्याख्या कीजिए। 3। उपनिवेशवाद की क्या विशेषताएं हैं। 4। राष्ट्रवाद के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। 5। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 6। इतिहास लेखन के निम्नवर्गीय दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। इकाई 2। भारत में औपनिवेशिक शासन और उसका प्रभाव। अध्याय 3। संवैधानिक विकास और औपनिवेशिक राज्य। इस शीर्षक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। संवैधानिक विकास, कंपनी का शासन, क्राउन का शासन, सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया, संविधान का निर्माण, औपनिवेशिक विरासत एवं राज्य। इस शीर्षक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1। भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 2। 1935 के अधिनियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 3। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, संविधान सभा का उल्लेख करते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। अध्याय 4। सभ्यता के मिशन की औपनिवेशिक विचारधारा, उपयोगितावादी एवं मिशनरी। इस शीर्षक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। औपनिवेशिक विचारधारा सभ्यता का मिशन। उपयोगितावादी, मिशनरी। उपयोगितावादी और मिशनरी के मध्य अंतर। प्राच्यवाद की समझ। सभ्यता के मिशन की औपनिवेशिक विचारधारा की आलोचना। सभ्यता का मिशन और राष्ट्रीय सुधार व पुनरुद्धार का उदय। इस शीर्षक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1। साम्राज्यवाद अथवा औपनिवेशिक विचारधारा से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार से इसका प्रयोग भारत को उपनिवेश बनाने के लिए किया जा रहा था? 2। सभ्यता के मिशन पर उपयोगितावादी और मिशनरी परिप्रेक्ष्य की संक्षेप में चर्चा करें। 3। पूर्वी गैर यूरोपीय लोगों के लिए औपनिवेशिक मिशन पर एक निबंध लिखिए। अध्याय 5। कृषि, भूमि संबंध, उद्योग और पारिस्थितिकी पर प्रभाव। इस शीर्षक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। कृषि और भूमि संबंधों में परिवर्तन अनुभाग। स्थायी बंदोबस्त अधिनियम, रैयतवारी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणाली के परिणाम, भारतीय हस्तशिल्प का पतन, ग्रामीण कारीगरों की गिरावट, भारतीय बाजार पर ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रभाव। इस शीर्षक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1। ब्रिटिश काल में भारत की कृषि की स्थिति की व्याख्या कीजिए। 2। ब्रिटिश काल में भारत के उद्योग और व्यापार संबंधों की व्यापक व्याख्या कीजिए। 3। ब्रिटिश काल में भारत का कृषि क्षेत्र स्थिर था, समझाइए।
इकाई 3 सुधार और प्रतिरोध। अध्याय 6 1857 का विद्रोह। इस शीर्षक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण। 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना की संरचना, जाति और धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप, इनफील्ड राइफल से संबंधित अफवाह, सेवा शर्तों के प्रति असंतोष, विद्रोह की आंशिक सफलता, विद्रोह के प्रमुख परिणाम। इस शीर्षक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1. 1857 के विद्रोह को प्रेरित करने वाले विभिन्न सुझाए गए सामाजिक आर्थिक असंतोषों पर चर्चा करें। 2. 1857 के विद्रोह के प्रमुख परिणाम क्या थे? क्या इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है? अध्याय 7 भारत में प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इस शीर्षक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को परिभाषित करना और समझना। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। 18वीं और 19वीं सदी की परिस्थितियां जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के उद्भव के लिए स्थिति तैयार की। विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, युवा बंगाल आंदोलन, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी। इस शीर्षक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1. सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की विभिन्न पृष्ठभूमियों की विवेचना कीजिए। 2. सामाजिक धार्मिक सुधारों की दिशा में ब्रह्म समाज द्वारा किए गए प्रयासों के संदर्भ में उसके योगदानों की चर्चा कीजिए। 3. प्रार्थना समाज और आर्य समाज की तुलना करते हुए उनमें विद्यमान अंतर को स्पष्ट करें। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनता को जागृत करने में ये आंदोलन किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। 4. डेरोजियन कौन थे? समाज सुधारक के रूप में उन्होंने क्या भूमिका निभाई। 5. सत्यशोधक समाज के योगदानों की चर्चा कीजिए। 6. रामकृष्ण मिशन का मुख्य तत्व ज्ञान क्या है? अध्याय 8 शिक्षा और नए मध्य वर्ग का उदय। इस शीर्षक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा संस्थानों के विकास का उद्देश्य। 1813 का चार्टर अधिनियम। थॉमस मैकॉले आयोग। 1854 वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच की मुख्य विशेषताएं। वुड्स डिस्पैच के प्रभाव। शिकारी शिक्षा आयोग सन 1882 से सन 1883। हंटर आयोग की मुख्य सिफारिशें। हंटर कमीशन के प्रभाव। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। शिक्षा नीति 1913 पर सरकारी संकल्प। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919। सैडलर आयोग की सिफारिशें। सैडलर कमीशन के प्रभाव। बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना 1937। शिक्षा की वर्धा योजना की विशेषताएं। सार्जेंट शिक्षा योजना 1944। यूरोप में मध्यवर्ग का उदय। भारत में मध्यवर्ग का उदय। इस शीर्षक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1. वुड्स डिस्पैच की मुख्य विशेषताएं और प्रभाव क्या हैं? 2. हंटर आयोग की सिफारिशें क्या है? 3. सैडलर आयोग का गठन क्यों किया गया? इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। 4. मुक्त लोगों को आकार देने में भारतीय मध्य वर्ग की भूमिका की चर्चा कीजिए। 5. भारतीय मध्यवर्ग पश्चिमी मध्यवर्ग से किस प्रकार भिन्न है? इकाई 4 राष्ट्रवादी राजनीति और इसके सामाजिक आधार का विस्तार। अध्याय 9 राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण उदारवादी संविधानवाद, स्वदेशी एवं उग्रवाद, मुस्लिम लीग की स्थापना। इस शीर्षक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। राष्ट्रवादी राजनीति और इसके सामाजिक आधार का विस्तार। राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय। भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस। उदारवादी संविधानवाद। स्वदेशी एवं उग्रवाद। पूर्ण स्वराज की मांग। चरमपंथी बनाम नरमपंथी। मुस्लिम लीग की स्थापना। इस शीर्षक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1. राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण क्या थे? 2. इस बात का विवेचन कीजिए कि पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु चरमपंथी व नरमपंथी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न थे? अध्याय 10 गांधी और जन आंदोलन, सविनय अवज्ञा, असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन। इस शीर्षक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। महात्मा गांधी का उदय। सच्चे सत्याग्रही के आदर्श। भारत वापसी। भारत में प्रारंभिक यात्रा। चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल की हड़ताल। खेड़ा सत्याग्रह। रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार। खिलाफत और आंदोलन। गांधी के विचार। आंदोलन का प्रसार। सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्रता की शपथ। गांधी की मांगे। दांडी मार्च। आंदोलन का प्रसार। गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा और असहयोग के बीच अंतर। पूना पैक्ट और सांप्रदायिक पुरस्कार। गांधी की प्रतिक्रिया। भारत छोड़ो आंदोलन। सरकार की प्रतिक्रिया।
इस शीर्षक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1. गांधी द्वारा परिकल्पित एक सच्चे सत्याग्रही के आदर्श क्या थे? 2. भारत लौटने पर जनता को जुटाने के लिए गांधी ने उन्हें किन आंदोलनों में शामिल किया था? 3. खिलाफत और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। 4. सविनय अवज्ञा आंदोलन के विकास का पता लगाएं। 5. सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच अंतर के मूल बिंदुओं को बताएं। 6. भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? आंदोलन का विस्तार से विश्लेषण करें। क्या आपको लगता है कि गांधी इस आंदोलन में जनता को जुटाने में एक बड़ी ताकत थे? अध्याय 11, क्रांतिकारी, समाजवादी और कम्युनिस्ट। इस शीर्षक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। क्रांतिकारी, हिंदू पुनरुत्थानवाद, क्रांतिकारी अतिवाद, क्रांतिकारियों की प्रवृत्तियां, समाजवाद, कम्युनिस्ट। इस शीर्षक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1. भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा कीजिए। 2. काकोरी डकैती कांड का विस्तार से वर्णन कीजिए। 3. भारतीय समाजवाद में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका की चर्चा कीजिए। 4. भारत के साम्यवादियों की मुख्य मान्यताएं क्या थीं? अध्याय 12, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता। इस शीर्षक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। धार्मिक ध्रुवीकरण, मुस्लिम एवं हिंदू। 1857 से राजनीतिक एवं धार्मिक लामबंदी। बांटो और राज करो, बंगाल का विभाजन 1905। मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा की स्थापना। हिंदू मुस्लिम एकता का गांधीवादी विचार। खिलाफत एवं विभाजन, द्विराष्ट्र सिद्धांत। इस शीर्षक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1. सांप्रदायिकता एवं भारत में इसकी उत्पत्ति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित कीजिए। 2. सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति को कैसे और किस हद तक प्रभावित करती है? 3. भारत में सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण क्या थे और हम इससे कैसे निपट सकते हैं? 4. भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के बदलते स्वरूप की व्याख्या कीजिए। अध्याय 13, द्विराष्ट्र सिद्धांत, विभाजन पर समझौता। इस शीर्षक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। द्विराष्ट्र सिद्धांत, विभाजन और स्वतंत्रता पर समझौता वार्ता, संविधान सभा का चुनाव और मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया, गांधी के सपनों का भारत, ब्रिटिश शासन का अंत एवं विभाजन, विभाजन के परिणाम। इस शीर्षक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1. किन परिस्थितियों के कारण से विभाजन हुआ? किस प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात विभाजन ने भारत पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित किया? 2. द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? इसकी उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। 3. भारत के विभाजन की त्रासदी के अंतर्निहित विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। 4. 1940 के दशक में उपद्रवियों ने भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। स्पष्ट कीजिए। इकाई 5, सामाजिक आंदोलन। अध्याय 14, जनजातियां और किसान। इस शीर्षक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। जनजातीय आंदोलन, आंदोलन का पहला चरण, आंदोलन का दूसरा चरण, किसान आंदोलन, ब्रिटिश काल के दौरान किसान आंदोलन। इस शीर्षक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1. प्रमुख किसान विद्रोह कौन से थे? 2. आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों और कैसे किया? अध्याय 15, श्रमिक और महिला आंदोलन। इस शीर्षक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। श्रमिक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन का पहला चरण, श्रमिक आंदोलन का दूसरा चरण, महिला आंदोलन, ब्रिटिश काल में महिलाएं, महिला आंदोलन संगठन। इस शीर्षक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1. भारत में श्रमिक संघों के उदय और वृद्धि का वर्णन करें। 2. भारत में श्रमिक या मजदूर वर्ग के आंदोलन की मुख्य विशेषताएं लिखें। 3. उदारवादी और पुनरुत्थानवादी सुधारवादी गतिविधियों के बीच अंतर करें। 4. औपनिवेशिक कालीन भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी? 5. महिलाओं के कल्याण के लिए सामाजिक सुधार आंदोलनों ने किस प्रकार योगदान दिया? 6. स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी और इसके प्रभाव। इस पर एक निबंध लिखिए। अध्याय 16, जाति विरोधी आंदोलन। इस शीर्षक के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। ब्रिटिश युग में जाति का विकास, महाराष्ट्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन, महात्मा ज्योतिबा फुले सन 1827 से सन 1890, पंडिता रमाबाई सन 1858 से सन 1922, गैर ब्राह्मण आंदोलन, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन, जस्टिस पार्टी और गैर ब्राह्मण आंदोलन, ईवी रामास्वामी, पेरियार, सन 1879 से सन 1973, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में दलित आंदोलन, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर सन 1891 से सन 1956, महात्मा गांधी के विचार सन 1869 से सन 1948।
इस शीर्षक के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। 1. ज्योतिबा फुले ने दलित व पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए किस प्रकार आवाज उठाई? 2. पंडित रमाबाई ने किस प्रकार ब्राह्मणवाद और उनकी प्रथाओं की आलोचना की? 3. डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक असमानता की किस प्रकार आलोचना की? 4. महात्मा गांधी के जाति प्रथा के बारे में क्या विचार थे? तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद विषय के सिलेबस से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.